अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट, साइंस इज़ अ नॉलेज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस एक ऐसा इल्म है जो ऑब्जर्वेशन से एंड एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल किया जाता है और ये एक्सपेरिमेंट जो एक सिस्टमेटिक वे से किए जाते हैं, एक मेथड के ज़रिए से किए जाते हैं। उस मेथड को हम नाम देते हैं साइंटिफिक मेथड का। ये साइंटिफिक मेथड तकरीबन साइंस की तमाम ब्रांचेस के लिए जनरली सेम है। थोड़ी बहुत डेविएशन, थोड़े बहुत डिफरेंस है हर एक ब्रांच में, लेकिन जनरल मेथड तमाम ब्रांचेस में साइंस का सेम है। और अब हम बात करें बायोलॉजिकल मेथड की, तो बायोलॉजिकल मेथड ऐसा मेथड जिसमें कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है और इसमें वो तमाम स्टेप्स इंक्लूड होते हैं जो कि साइंटिस्ट एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अडॉप्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि साइंटिस्ट एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, उसमें सबसे पहले है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकेंड वन ऑब्जर्वेशन, थर्ड वन हाइपोथेसिस, फोर्थ प्रिडिक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट एंड लास्ट वन रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। अब हम इन स्टेप्स को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ को फेस कर रहे हैं। रिकॉग्निशन से मुराद है कि साइंटिस्ट को पता हो, एटलीस्ट पता हो कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में पता हो जो कि वो फेस कर रहे हैं, ताकि वो उसके ऊपर वर्कआउट कर सके। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, वो या तो उस बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद से आए या कोई उससे उसके बारे में सवाल करे। तो देखो, जब उसके बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद से ये क्वेश्चन आएगा किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, या कोई उससे क्वेश्चन करेगा उसके बारे में, तो ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहलाएगी। तो इस तरह से बायोलॉजिस्ट अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर आगे फर्दर उसको प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकंड स्टेप की, तो सेकंड स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बाद सेकेंड स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना होती है और वो इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से हम इकट्ठी करते हैं। एज यू नो वेल, ऑब्जर्वेशन 5 सेंसेस के ज़रिए से की जाती है। या तो इन 5 सेंसेस में कौन कौन सी सेंसेस आती हैं? साइट, सेंस ऑफ साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच। इन 5 सेंसेस के ज़रिए से किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व किया जाता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। हम किसी चीज़ को देख के ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, सेंस ऑफ साइट, सुन के कर सकते हैं, यानी कि इन तमाम सेंसेस के ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। इसके अलावा हम या तो खुद उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व करके अपनी सेंसेस के ज़रिए से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, या किसी की कलेक्ट की हुई ऑब्जर्वेशन को, किसी की कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन को हम भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से भी हम उसके बारे में उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन का बेसिकली मकसद यह है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। वो इंफॉर्मेशन आप खुद ऑब्जर्व करके कर लें या किसी से कलेक्ट कर सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो ऑब्जर्वेशन 2 तरह की हो सकती है, क्वालिटेटिव
क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड सेकेंड वन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी को एग्जामिन करते हैं कि उसकी क्वालिटी किस तरह की है, और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में ऑब्जर्व करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं फ्रीजिंग पॉइंट की, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से कोल्डर होता है, तो ये क्या है, एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। एग्जाम्पल में क्या है इसकी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट, कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट पानी के बॉइलिंग पॉइंट से कोल्डर होता है, तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या होगा कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में ऑब्जर्वेशन या इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, थर्ड स्टेप है हाइपोथेसिस। थर्ड स्टेप है हाइपोथेसिस। अब ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है उसको अरेंज किया जाता है, और अरेंज करने के बाद तमाम ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। उस स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं हाइपोथेसिस का। ये स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट होती है। अब हाइपोथेसिस की को क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नंबर 1, जनरल। हाइपोथेसिस जनरल होनी चाहिए। जनरल होने से मुराद यह है कि ये तमाम जो है वो चीज़ों के बारे में, तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करते, तमाम चीज़ों के बारे में हो। ये सेकेंड वन, टेंटेटिव आइडिया। टेंटेटिव आइडिया से मुराद यह है कि एक अंदाज़ा, एक एस्टिमेशन, एक आइडिया होना चाहिए। ये हाइपोथेसिस किसी भी चीज़ के बारे में एक अंदाज़ा है कि ये इस तरह से है या इस तरह से है। तो हाइपोथेसिस की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की ये एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। सेकंड वन, ये एक टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, यानी कि एक एस्टिमेशन होना चाहिए। और थर्ड वन, एग्री ऑल ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबसे ये एग्री करती हो। और फोर्थ वन, हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जा सके, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जा सके, और टेस्ट करने के बाद इसके अंदर ये एबिलिटी हो कि इसको रिजेक्ट भी किया जा सके। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी भी हाइपोथेसिस के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप डिडक्शन। नंबर 4, डिडक्शन क्या है? हाइपोथेसिस यानी कि जो स्टेटमेंट हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके बनाते हैं, अब उस इंफॉर्मेशन से, उस स्टेटमेंट से फर्दर कंक्लूजन्स जो है वो ड्राइव किए जाते हैं, फर्दर नताइज निकाले जाते हैं कि इस स्टेटमेंट से, कि उस एक स्टेटमेंट के ज़रिए से।
अब उस स्टेटमेंट के ज़रिए में हम रिडक्शन में हम क्या करते हैं, इफ देन लॉजिक यूज़ करते हैं। इफ देन लॉजिक, इफ देन लॉजिक के ज़रिए से एक स्टेटमेंट से और फर्दर स्टेटमेंट बनाई जाती हैं और फर्दर जो है वो नताइज निकाले जाते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, अगर हम पिजन की बात करें तो पिजन को जब हम ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि पिजन के जो है वो विंग पर होते हैं, पिजन के पर होते हैं। तो और पिजन एक बर्ड है, कबूतर एक परिंदा है। तो हम इसके ज़रिए इस स्टेटमेंट के ज़रिए से हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि पिजन एक परिंदा है और उसके पर होते हैं तो तमाम परिंदों को क्या होंगे, पर होंगे। यानी कि एक चीज़ के ज़रिए से हम बाकी तमाम चीज़ों को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो ये इसी तरह से रिडक्शन में हम इफ़ एंड देन लॉजिक यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप आता है, इसके बाद हमारे पास स्टेप आता है नंबर 5, एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन डिडक्शन जो हमने ड्राइव किए होते हैं एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस से, उनको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से चेक किया जाता है और बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं और उसको परफॉर्म करती है ताकि हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जा सके या हाइपोथेसिस को सही साबित प्रूव और डिसप्रूव किया जा सके। बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो कुछ साइंटिस्ट इसको एज अ चैलेंज के तौर पर ले लेते हैं और बार बार इस पर वर्कआउट करते हैं ताकि इसको प्रूव किया जा सके या इसको रिजेक्ट किया जा सके। और मोस्टली एक्सपेरिमेंट करते वक्त बायोलॉजिस्ट होते हैं वो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट जो है वो यूज़ करते हैं, यानी कि कंपेयर करके एक्सपेरिमेंट जो है वो किया जाता है। नंबर 6 स्टेप है हमारे पास समराइजेशन। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उन तमाम एक्सपेरिमेंट को समराइज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किए। समराइज करने से मुराद है कि उनको तरतीब दी जाती है। तरतीब दे के उनको टेबल की शक्ल में तरतीब दी जा सकती है, ग्राफिक्स की शक्ल में उनको तरतीब दिया जा सकता है ताकि उनके रिजल्ट्स को क्या किया जा सके, इजीली स्टडी किया जा सके या उसके रिजल्ट्स को कंपेयर करके एक फाइनल जो है वो रिजल्ट, फाइनल कंक्लूजन उसमें से निकाला जाए। और लास्ट स्टेप है हमारे पास रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग द रिजल्ट में क्या होगा, जो समराइज किए हमने रिजल्ट, उनको रिजल्ट्स को कंपेयर करके एक फाइनल कंक्लूजन वहाँ से ड्राइव किया जाएगा और उस फाइनल कंक्लूजन को पब्लिश कर दिया जाएगा। बहुत से इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स हैं, शुमारी ऐसे हैं जिनमें साइंटिस्ट अपना काम जो है वो पब्लिश करते हैं ताकि नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे इसको स्टडी किया जा सके। इसके अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में सेमिनार जो है वो मुनक़िद किए जा सकते हैं और वहाँ मुनक़िद किए जाते हैं और वहाँ पे भी अपने काम को प्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से साइंटिस्ट अपने वर्किंग को लोगों तक जो है वो पहुंचाते हैं। तो ये सारे 7 स्टेप्स थे जो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे मलेरिया के ऊपर, स्टडी ऑफ मलेरिया। किस तरह से मलेरिया से मुतल्लिक जितनी भी प्रॉब्लम थी साइंटिस्ट ने किस तरह से बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करते हुए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया एक कॉमन डिजीज़ है जो कि पाकिस्तान के अलावा बहुत दुनिया के बहुत से ममालिक में जो है वो पाई जाती है। और अब मलेरिया में हम ये स्टडी करेंगे कि कैसे बायोलॉजिस्ट ने इस प्रॉब्लम को, मलेरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अगर थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री की बात करें मलेरिया की, तो तकरीबन 2000 साल पहले भी जो फिजिशियंस थे, जो साइंटिस्ट थे, फिलासफर,
या उस वक्त के जो पढ़ने वाले वो मलेरिया के बारे में जानते थे। वो मलेरिया के बारे में क्या जानते थे? वो उनके ख्याल में ये था कि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बार बार इसमें पेशेंट को सर्दी लगती है और बार बार बुखार के हमले होते हैं, यानी कि बार बार जो है वो बुखार आता है। और इसके अलावा उन्होंने ऑब्जर्वेशन जब इकट्ठी की इसके बारे में, तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि मलेरिया उन लोगों में ज़्यादा है जो कि गंदे इलाकों में या जो निचले इलाकों में रहते हैं जहाँ पे गंदगी ज़्यादा है। तो फिर जब उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने ये तस्वर बना लिया कि गंदे इलाकों में पाए जाने वाला जो पानी है उससे उस पानी से हवा टकराती है और टकराने के बाद उस हवा में अगर सांस लिया जाए तो उस गंदी हवा में सांस लेने से मलेरिया होता है। इसी नज़रिए, इसी तस्वुर की बना पर मलेरिया का नाम पड़ गया मलेरिया। मलेरिया का नाम जो है वो 2 वर्ड से बना है, मेलामीन बैड और एरियामीन एयर, यानी कि गंदी हवा में सांस लेने से होने वाली बीमारी। जब फर्दर इसको स्टडी किया गया, इसको क्लैरिफाई किया गया, क्लैरिफाई करने के लिए लोगों ने क्या किया, वो पानी कुछ लोगों को पिलाया, वो गंदा पानी या वो गंदे इलाकों में पाए जाने वाले पानी को कुछ लोगों को पिलाया। अगर तो उस पानी की वजह से मलेरिया कॉज होता तो उस पानी को पीने वाले लोगों को भी मलेरिया होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे ये साबित हुआ कि उन गंदे पानी को पीने की वजह से या गंदे पानी में रहने वाले लोगों को मलेरिया, गंदे पानी के आसपास रहने वाले लोगों को मलेरिया नहीं होता, की वजह से मलेरिया नहीं होता। अगर हम बात करें, जब अमेरिका डिस्कवर हुआ 17वीं सेंचुरी में, तो बहुत से दरख्त अमेरिका से काट कर यूरोप में ले जाए गए ताकि उनसे उनसे लोगों का इलाज किया जा सके, उनसे मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज जो है वो ढूंढा जा सके और उसको किया जा सके। लेकिन एक प्लांट है, क्यों ना उस प्लांट की बाग जो है वो फीवर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। अब ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई कि लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा परचेज़ करना शुरू कर दिया और ये इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई। बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको परचेज़ कर लिया और इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई और ये मिलना ही मुश्किल हो गया। तो कुछ बेईमान लोगों ने क्या किया, इस प्लांट क्वीना प्लांट की जगह पे एक और प्लांट धोखेबाज लोगों ने एक और प्लांट सिनकोना, जिसकी शक्ल तकरीबन क्वीना से मिलती थी, को बेचना शुरू कर दिया। अब ये धोखेबाजी इंसानियत को बहुत ज़्यादा फ़ायदे दे गई, क्योंकि सिनकोना की जो बाग है वो मलेरिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई और फिर साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट उस वक्त के वो लोगों का सिनकोना के बाग के ज़रिए से इलाज करना शुरू कर दिया। तकरीबन 200 साल तक इसी तरह से सिनकोना की बाग से मलेरिया का इलाज होता रहा। अब उसके बाद 1878 में लेवरन एक फिजिशियन था, उसने ये जानने की कोशिश की कि मलेरिया की असल वजह क्या है, व्हाट इज़ दी कॉज ऑफ मलेरिया। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड का पहला स्टेप जो है वो यानी कि होता है कि बायोलॉजी के रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब मैं दोबारा से मैं नाम लिखूँ, अगर पहला स्टेप था रिकॉग्निशन,
अब लेवरन ने क्या रिकॉग्नाइज किया, कौन सी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज की? कॉज ऑफ मलेरिया, कॉज ऑफ मलेरिया। लेवरन मलेरिया की कॉज स्टडी कर रहा था कि वो मलेरिया की कॉज क्या है। अब इसने मलेरिया की कॉज ढूंढने के लिए इसने क्या किया, इसने कुछ लोगों का ब्लड लिया जो कि मलेरिया के पेशेंट थे और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। तो जब इसने माइक्रोस्कोप के नीचे मलेरियल पेशेंट के ब्लड को एग्जामिन किया तो इसने ये देखा कि मलेरिया के पेशेंट्स के खून में छोटी छोटी क्रिएचर्स मौजूद हैं, लेकिन इसके काम को तब बाकी साइंटिस्ट ने इतने एक्सेप्ट नहीं किया। 2 साल बाद एक और साइंटिस्ट ने भी मलेरिया के खून में स्मॉल क्रिएचर्स देखे, उसके भी काम को इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद एक थर्ड साइंटिस्ट था, उसने भी मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड में छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे और फिर उन छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया प्लाज्मोडियम। अब इस केस में जो लोगों यहाँ तक जो लोगों के पास ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी? अब सेकेंड स्टेप यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? सेकेंड स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन। अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया और ऑब्जर्वेशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दी। और 19वीं सेंचुरी में जो मलेरिया की कॉज को लेके जो ऑब्जर्वेशन थी साइंटिस्ट के पास, वो उसमें सबसे पहले है मलेरिया एंड मार्शी प्लेसेस हैव सम रिलेशन। मलेरिया एंड मार्शी हैव रिलेशन। पहली जो उनके पास ऑब्जर्वेशन थी कि मलेरिया और मार्शी प्लेसेस में कुछ ना कुछ रिलेशन तो मौजूद है, क्योंकि मलेरिया के पेशेंट उन्हीं मार्शी प्लेसेस में पाए जाने वाले लोगों में ज़्यादा था, लेकिन उनका पानी पीने से भी उनको मलेरिया नहीं हुआ। लेकिन वो उनको ये पता था कि मलेरिया और मार्शी प्लेसेस में कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर मौजूद है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो उनके पास उन्होंने इकट्ठी की वो थी क्यूनाइन एक खास केमिकल है जो कि सिंकोना की बात में मौजूद होता है, जो कि मलेरिया की इलाज के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन उनके पास ये थी कि क्यूनाइन जो है वो मलेरिया के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने ली, ड्रिंकिंग मार्शी वाटर के मार्शी प्लेसेस के अंदर पाया जाने वाला वाटर पीने से मलेरिया नहीं होता। और फोर्थ वन ऑब्जर्वेशन उनके पास थी प्लाज्मोडियम। फोर्थ ऑब्जर्वेशन उनके पास ये थी कि प्लाज्मोडियम मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड में मौजूद होता है। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन अंटिल 19वीं सेंचुरी मलेरिया की कॉज को लेके बायोलॉजिस्ट के पास मौजूद थी। बायोलॉजिस्ट ने कलेक्ट की थी कि मलेरिया एंड मार्शी प्लेसेस का कोई ना कोई रिलेशन मौजूद है। सेकंड वन क्यूनाइन इफेक्टिव ड्रग है मलेरियल पेशेंट के लिए। थर्ड वन ड्रिंकिंग मार्शी वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया, के मार्शी वाटर पीने से मलेरिया कॉज नहीं होता। और फोर्थ वन है प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं उन सब के ब्लड में
प्लाज्मोडियम मौजूद होता है। अब इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को सामने रखते हुए एक हाइपोथेसिस फार्मूलेट की गई और थर्ड स्टेप है हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस तमाम ऑब्जर्वेशंस को सामने रखते हुए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। अब इन तमाम ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए एक स्टेटमेंट बनाएगी और वो स्टेटमेंट क्या थी? प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। के प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की कॉज है। और थर्ड स्टेप के बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप आता है और वो फोर्थ स्टेप क्या है? डिडक्शन। डिडक्शन यानी कि एक स्टेटमेंट से हम फर्दर स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फर्दर एक स्टेटमेंट से फर्दर जो है वो कंक्लूजन्स निकालते हैं और फिर उस पर वर्कआउट करते हैं। अब इस हाइपोथेसिस से हमने फर्दर क्या डिडक्ट किया? उसमें सबसे पहले ये कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की कॉज है तो जितने भी पर्सन हैं, जितने मलेरिया के पेशेंट्स हैं, उन सब के ब्लड में क्या होना चाहिए? प्लाज्मोडियम होना चाहिए। इस स्टेटमेंट से ये डिडक्ट किया गया कि अगर, मैंने आपको शुरू में भी बताया था रिडक्शन में इफ एंड देन लॉजिक यूज करते हैं, तो रिडक्शन यहाँ पे ये किया गया कि इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की कॉज है तो तमाम लोग, देन ऑल पर्सन हैविंग मलेरिया प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन देयर ब्लड, तो तमाम लोग, तो फिर वो तमाम लोग जिनको मलेरिया है उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो ये डिडक्शन हमने इस हाइपोथेसिस से कंक्लूड की। नेक्स्ट स्टेप था नंबर 5, एक्सपेरिमेंटेशन। अब इस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से प्रूव करना था कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की कॉज है। अब जैसे कि पहले आपको बताया जा चुका कि साइंटिस्ट कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं। कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंट से मुराद ये है कि 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं और दोनों को कंपेयर करके एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया वो भी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट था। उसमें भी 2 ग्रुप्स बनाए गए, तकरीबन 100 लोगों के 2 ग्रुप्स बनाए गए। 100 मलेरिया के पेशेंट्स लिए गए और 100 हेल्दी पर्सन लिए गए। दोनों के ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया गया। जब 100 मलेरियल पेशेंट्स और 100 हेल्दी पर्सनस को के ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया गया तो क्या रिजल्ट्स आए हमारे पास? रिजल्ट्स हमारे पास ये है, 6 स्टेप्स था हमारे पास। समराइजेशन, एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट को समराइज किया। रिजल्ट मिले मलेरिया पेशेंट्स की। पहले बात करें ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट 100 ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स को जब देखा गया तो 100 मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में से 100 के अंदर ही प्लाज्मोडियम मौजूद है, यानी कि जितने भी मलेरियल के पेशेंट थे 100, उन सब के ब्लड में क्या
मौजूद था, प्लाज्मोडियम मौजूद था। फिर अगर बात करें ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन, तो 100 में से तकरीबन 7 लोगों के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था। अब 100 मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम का मौजूद होना ये साबित करता है कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की कॉज है। लेकिन हेल्दी पर्सन्स के 100 हेल्दी पर्सन के ग्रुप में से 7 के ब्लड में प्लाज्मोडियम का होना, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? इन लोगों को फिर मलेरिया क्यों नहीं था? तो इस चीज़ को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया कि इन लोगों के ब्लड में प्लाज्मोडियम तो मौजूद है लेकिन वो अभी एक्टिव नहीं है, उसने अभी अपनी सिम्टम्स अभी वो एक्टिवेट नहीं हुआ। इस चीज़ को हम नाम देते हैं इंक्यूबेशन पीरियड का। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है कि किसी भी जर्म का बॉडी के अंदर एंटर होना और सिम्टम्स के ज़ाहिर होने के दरमियान जो पीरियड होता है उस पीरियड को नाम देते हैं इंक्यूबेशन पीरियड का। इस पीरियड के दौरान वो पैरासाइट वो जर्म अपने आप को प्रिपेयर करता है और इस प्रिपरेशन के दौरान जितना भी टाइम उसको लगता है उस टाइम को नाम देते हैं इंक्यूबेशन पीरियड का। तो इन 7 लोगों के ब्लड में जो कि नॉर्मल थे लेकिन उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था, उसमें ये कहा गया कि उनमें जो प्लाज्मोडियम है वो भी इंक्यूबेशन पीरियड में है। कुछ अरसे बाद, कुछ देर बाद वो भी इनके अंदर भी क्या करेगा, मलेरिया को कॉज करेगा। तो इस तरह से रिजल्ट को समराइज किया गया और लास्टली इसको 7 स्टेप में क्या कर दिया गया, पब्लिश कर दिया गया, रिपोर्टिंग। और इस तरह से ये रिजल्ट्स रिपोर्ट कर दिया गया, पब्लिश कर दिया गया कि मलेरिया की कॉज प्लाज्मोडियम ही है, प्लाज्मोडियम ही इज़ दी कॉज ऑफ मलेरिया। तो इस तरह से इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए साइंटिस्ट ने ये साबित किया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की कॉज है और इस मसले को सॉल्व किया, इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि व्हाट इज़ दी कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की कॉज क्या है। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस चीज़ को हल कर लिया गया। लेकिन अब लोगों के या बायोलॉजिस्ट के माइंड में एक और क्वेश्चन आ गया कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की कॉज है तो ये इंसान के खून में शामिल कैसे होता है, इंसान के खून में जाता कैसे है, कैसे वहाँ तक पहुँचता है? तो ये अब एक सेकंड प्रॉब्लम जो है, सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सामने आ गई। तो इसी तरह से सारे स्टेप्स करते करते इस चीज़ को भी बायोलॉजिस्ट क्या करेंगे, बायोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को भी इन्हीं सारे स्टेप्स के ज़रिए से सॉल्व किया। अब सेकंड प्रॉब्लम की तरफ हम और इसी तरह से हम बात करेंगे। अब सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, हाउ प्लाज्मोडियम gets into the blood of man। अब ये एक अलग सा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सामने आई कि प्लाज्मोडियम इंसानों के खून में कैसे दाखिल होता है। तो अब साइंटिस्ट ने इस चीज़ को भी क्या करना शुरू कर दिया, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। लेकिन उनके पास जो पहले वाली ऑब्जर्वेशन थी वो 2 थी कि मलेरिया और मार्शिस का कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है, और सेकंड के मार्शिस का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। अब इसके बाद
1883 में साइंटिस्ट A.F.A. किंग आए और इन्होंने 20 ऑब्जर्वेशन की लिस्ट प्रोवाइड की, इसमें से 3 का आपकी बुक में जिक्र किया गया है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो 3 ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर, पहली ऑब्जर्वेशन, पीपल हु स्लेप्ट outdoor more likely to get malaria। ये पहली ऑब्जर्वेशन ये कहेंगी कि वो लोग जो कि बाहर सोते हैं, खुले आसमान के नीचे सोते हैं, उनको ज़्यादा ख़तरा है, उन लोगों को ज़्यादा मलेरिया होता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि अंदर सोते हैं, बंद कमरों में सोते हैं, खुले आसमान के नीचे नहीं सोते हैं। उनके मुकाबले में वो लोग जो कि खुले आसमान में नहीं सोते हैं उनको ज़्यादा मलेरिया होता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये कि people who use net were less likely to get malaria। कि वो लोग जो कि सोने के लिए नेट का, किसी जाली का इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत कम मलेरिया होता है, और वो जो कि ये काम नहीं करते उनको मलेरिया ज़्यादा हुआ है। थर्ड वन, इंडिविजुअल हु स्लेप्ट स्मोकी फायर। थर्ड ऑब्जर्वेशन, पीपल हु स्लेप्ट स्मोकी फायर। तीसरी ऑब्जर्वेशन, वो लोग जो कि आग के करीब, धुएं के करीब सोए उनको मलेरिया बहुत कम हुआ या नहीं हुआ। ये 3 ऑब्जर्वेशन A.F. किंग ने 20 ऑब्जर्वेशन दी, जिनमें से 3 का ये जिक्र है कि वो लोग जो कि खुले आसमान के नीचे सोए उनको ज़्यादा मलेरिया हुआ, वो लोग जिन्होंने जाली का इस्तेमाल किया, नेट का इस्तेमाल किया, उनको कम मलेरिया हुआ, और वो लोग जो कि आग के करीब सोए उनको मलेरिया कम हुआ। अब इन ऑब्जर्वेशंस की बिना पे जो हाइपोथेसिस फार्मूलेट की गई, जो हाइपोथेसिस बनाएगी वो ये है कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम and swarmboard in the spread of malaria। Mosquito transmit प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है, क्योंकि जो लोग खुले आसमान के नीचे सोते हैं तो रात के वक्त मच्छर वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा वो लोग इन A.F. किंग की इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को सामने रखते हुए ये हाइपोथेसिस बनाई गई मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, के मॉस्किटो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करते हैं। कैसे की गई? क्योंकि वो लोग जो कि खुले आसमान के नीचे सोते हैं उनको ज़्यादा मलेरिया हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि खुले आसमान के नीचे मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकंड उसकी ऑब्जर्वेशन थी, वो लोग जिन्होंने नेट यूज़ किया उनको मलेरिया नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, नेट यूज़ करेंगे तो मच्छर का जो अटैक है, मॉस्किटो का जो अटैक है वो मिनिमम हो जाएगा, तो इसलिए उन लोगों को बहुत कम मलेरिया हुआ। थर्ड, वो लोग जो कि स्मोकी फायर यानी कि धुएं वाली आग के पास सोए उनको मलेरिया नहीं हुआ या बहुत कम हुआ। तो इससे भी ये चीज़ साबित होती है कि मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि स्मोकी फायर से मॉस्किटो दूर भागते हैं, इसलिए उन लोगों को मलेरिया
कम हुआ या नहीं हुआ। तो इन तमाम ऑब्जर्वेशन से ये साबित हुआ, ये फॉर्मुलेट किया गया कि मॉस्किटो ही ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को और वही मलेरिया के फैलने का सबब है। फोर्थ स्टेप है डिडक्शन। अब इस हाइपोथेसिस से मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, इससे क्या डिडक्ट किया गया? इससे ये डिडक्ट किया गया प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। इससे क्या किया गया कि प्लाज्मोडियम प्रेजेंट इन मॉस्किटो, कि प्लाज्मोडियम, जाहिर है अगर प्लाज्मोडियम को मॉस्किटो ट्रांसमिट कर रहा है तो मॉस्किटो में भी प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। जब होगा तो ट्रांसफ़र करेगा ना, या ट्रांसमिट करेगा। तो ये इससे एक डिडक्शन की गई। सेकंड डिडक्शन इससे ये की गई कि अब मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। अब ये सवाल ये पैदा हुआ कि मॉस्किटो में अगर प्लाज्मोडियम आया तो मॉस्किटो में कहाँ से आया? तो उससे ये डिडक्ट किया गया कि मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम, ये फर्स्ट और ये सेकंड, मॉस्किटो गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग a malarial patient, कि मॉस्किटो के पास मलेरिया किसी दूसरे मलेरियल पेशेंट्स को काटने से आया। तो ये दो डिडक्शन की गई इस हाइपोथेसिस से। अब नेक्स्ट स्टेप था एक्सपेरिमेंटेशन के। एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से इस हाइपोथेसिस को प्रूव करना था कि मॉस्किटो ही मलेरिया फैलाने का सबब है, या मॉस्किटो ही प्लाज्मोडियम फैलाने का, प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करने की वजह है। तो इसके लिए रोनाल्ड रोस ने 1880 के अंदर एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। इसने फीमेल मॉस्किटो ली एनोफिलीस और उसको मलेरिया के पेशेंट्स को बाइट करवाया। जब फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो ने मलेरिया के पेशेंट्स को बाइट किया तो फिर इसने उन मॉस्किटोस को मार दिया और कुछ दिन बाद उसने उसके माइक्रोस्कोप में स्टडी किया। तो उसने ये देखा कि प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के स्टमक में मल्टीप्लाई हो रहे थे। फिर इसने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इसने वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो कि मलेरिया के पेशेंट्स को बाइट करवाए हुए मॉस्किटो थे, उन मॉस्किटोज को बाइट करवाया हेल्दी पर्सन को, यानी कि वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिन्होंने मलेरिया के पेशेंट्स को बाइट करवाया था, वहाँ से प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में आया, उनके अंदर आ गया। और फिर उन मॉस्किटो ने जब हेल्दी पर्सन्स को बाइट किया तो उन सब को मलेरिया हो जाना चाहिए था अगर ये हाइपोथेसिस ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट उसने डिज़ाइन करना था उसने किया नहीं। उसने इसलिए नहीं किया कि अगर साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेते हैं इंसानों के ऊपर तजुर्बात करने के लिए, क्योंकि इंसान की ज़ाहिर है जान बहुत कीमती है, तो कोई किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट यही बनता था कि यही एक्सपेरिमेंट किया जाए कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो को बाइट करवाया जाए हेल्दी पर्सनस को, अगर उन हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो जाता है तो यह हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसा क्यों नहीं किया गया? ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि बहुत एहतियात से काम लेनी होती है इंसानों के ऊपर तजुर्बात करने के लिए। फिर एक और एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में एक फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो ली गई और उसको बाइट करवाया मलेरियल पेशेंट को। अब वो फिर उनके ब्लड को देखा गया माइक्रोस्कोप में, तो स्टमक के अंदर मॉस्किटो के प्लाज्मोडियम ग्रो कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था।
अब इन्हीं इन्फेक्टेड मॉस्किटो को बाइट करवाया गया हेल्दी स्पैरोस को। जब हेल्दी स्पैरोस को इन मॉस्किटो ने इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने बाइट किया तो उन स्पैरोस को भी मलेरिया हो गया, जिससे ये प्रूव हो गया कि मॉस्किटो ही प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहे हैं। बाद में यही एक्सपेरिमेंट दोबारा इंसानों पे किया गया और उससे भी ये चीज़ साबित हो गई कि मॉस्किटो ही मलेरिया को ट्रांसमिट कर रहे हैं, प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहे हैं और मलेरिया के फैलाव का सबब बनते हैं। तो इन तमाम फिर उसके रिजल्ट को समराइज़ किया गया और इसको भी इसी तरह से पब्लिश कर दिया गया। तो इसी तरह से ये सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए बायोलॉजिस्ट ने सॉल्व की। थैंक यू।